हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बैंकों के कुछ अन्य कार्यों के बारे में बात करेंगे जिनको कि हम गौण कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो बैंक अपने सेकेंडरी फंक्शंस के अंतर्गत करता है वह है एजेंसी संबंधी सेवाएं। तो ऐसे कार्य जो बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उनकी ओर से करता है और इन कार्यों के लिए वह कमीशन लेता है, जैसे कि साख पत्रों के भुगतान का संग्रह, जिसके अंतर्गत वह विनिमय बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों पर मिलने वाले धन की वसूली करके अपना कमीशन काटकर शेष राशि खाते में जमा कर देता है। दूसरा इसका उदाहरण है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अर्थात जो ऋणों की किस्तें होती हैं, ब्याज होते हैं, चंदे होते हैं या बीमा वगैरह की जो किस्त होती है वह भी बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जमा करता है। और ग्राहकों की ओर से जो भुगतान प्राप्त होता है उसका भी यह संग्रह करता है, जैसे कि लाभांश जो ग्राहकों को प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है या कमीशन प्राप्त होता है, तो बैंक उसको भी कलेक्ट करता है। और इसके अलावा ग्राहकों की ओर से उनके आदेशानुसार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी बैंक करता है। और इसके साथ साथ जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन या पैसे भेजने की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक उस आवश्यकता को भी पूरा करता है। इसके अलावा बैंक कुछ सामान्य उपयोगिता के कार्य भी करता है, जैसे कि बहुमूल्य धातुओं की रक्षा। तो ग्राहकों के गहने, आभूषण, मूल्यवान कागज आदि को सुरक्षित रूप से रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था बैंक करते हैं। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो वस्तुओं के वाहन की व्यवस्था भी करते हैं, अर्थात जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए जो बिल वगैरह की व्यवस्था होती है तो उसमें भी वो सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा बैंक व्यापारिक सूचना व आंकड़े इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा वे विदेशी विनिमय का लेन देन भी करते हैं, जिसके अंतर्गत जो मुद्राओं का विनिमय किया जाता है वह कार्य शामिल किया जाता है। और इसी के साथ साथ बैंक जो देश की आर्थिक परिस्थितियां हैं उसकी भी जानकारी वे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। अब आइए समझते हैं कि बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान क्या है। तो यह भी इनका एक प्रकार का कार्य या इम्पोर्टेंट फंक्शन ही माना जाता है। तो बैंक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि में सहायता करते हैं। बैंक समाज के उन व्यक्तियों का धन जमा करते हैं जिनके लिए वह अनावश्यक तथा कम उपयोगी होता है और फिर इसी पूंजी को बैंक उद्योग धंधों और व्यापार आदि में लगाते हैं, जिससे उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा बैंक कोषों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजते हैं, जिससे पूंजी में गतिशीलता आती है और व्यापार सुविधाजनक होता है। इसके अलावा बैंक विनियोग और अर्थ प्रबंध में भी सहायता करते हैं। वित्तीय साधन उद्योग के लिए रक्त की भांति कार्य करते हैं। आज बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा में स्थायी व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैंकिंग व्यवस्था से ही होती है। इसके अलावा बैंक पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो बैंक केवल लोगों की बचतों को ही एकत्र नहीं करते बल्कि उनमें बचत की भावना का भी विकास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। और इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का वितरण भी समुचित तरीके से बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। बैंकों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान यह है कि ये वित्तीय साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में उचित रूप से वितरित करते हैं। इसके अलावा बैंक अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। तो बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है बल्कि बैंकों द्वारा पूंजी विनियोग, अर्थ प्रबंध आदि से व्यापार, उद्योग एवं सभी क्षेत्रों में विकास से रोजगार में वृद्धि होती है। और बैंक सरकारी अर्थ प्रबंध की भी सुविधा प्रदान करते हैं।
तो बैंक सरकारी अर्थ प्रबंध में सहायक होते हैं, क्योंकि सरकारी ऋणों का निर्गमन बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा बैंक अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से आर्थिक जीवन में स्थिरता व संतुलन स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो बैंक उन क्षेत्रों के विकास के लिए धन सुलभ कराता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास संतुलित ढंग से होता है। और इसके अलावा कुछ विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा भी वह अपने ग्राहकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों व सरकार को समय समय पर देते रहते हैं, और इसके साथ साथ वे उद्यमिता के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अब आइए समझते हैं कि बैंकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं या उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो जो सबसे पहला प्रकार का बैंक होता है वो व्यापारिक बैंक, जिसको कि हम पिछले लेक्चर में हमने बात भी की थी। तो ऐसे बैंक जो लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, ये साधारणतः जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा गृहस्थों, फर्मों तथा सरकार को ऋण प्रदान करते हैं। तो एक और प्रकार होता है बैंकों का, जिसको कि हम औद्योगिक बैंक कहते हैं। तो ये बैंक औद्योगिक उपक्रमों के निर्माण कार्यों तथा विस्तार, बड़े बड़े उपकरणों तथा मशीनों की खरीद के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। और जैसे भारत में IFCI है, ICICI है, IDBI है, ये सभी बैंक औद्योगिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसको कि हम विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। तो एक ऐसी संस्था या एजेंसी जो विभिन्न देशों की करेंसियों का पारस्परिक रूप से विनिमय संभव कराती है, तो उसको हम विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। और इसके अलावा कुछ कृषि बैंक भी होते हैं। तो कृषि कार्यों में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे बैंकों की स्थापना की जाती है, जैसे कि भारत में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा सहकारी बैंक भी एक तरीके का बैंक होता है। जब कुछ व्यक्ति सामूहिक रूप से ऋण संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं, तो उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। इसके अलावा भूमि विकास बैंक भी होते हैं। तो भूमि विकास बैंक से आशय उन बैंकों से है जो कृषि भूमि बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इसके अलावा कुछ बचत बैंक भी होते हैं। यह बैंक कम आय वाले व्यक्तियों में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी छोटी रकमें निक्षेप के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे कि भारत में डाकघर बचत बैंक है। और एक बैंक होता है जिसको कि हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो यह देश का सबसे प्रमुख बैंक होता है। यह देश के अन्य बैंकों का बैंकर, सरकार का एजेंट, मुद्रा व साख का चलन एवं नियंत्रण कर देश की मुद्रा का आंतरिक तथा बाह्य मूल्य स्तर बनाए रखने का प्रयत्न करता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित व संगठित रूप से चलाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI है। तो इसके लिए हम आपसे आपका एक अलग लेक्चर लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर है। तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि यह काम कैसे करता है और ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, तो जो आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी होते हैं। तो विभिन्न देशों के मध्य व्यापार और विनिमय संबंधी समस्याओं का समाधान व वैश्विक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक। इन सबको अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके अलावा कुछ देशी बैंकर्स होते हैं, जैसे कि आप लोकल लेवल पे महाजन और साहूकारों का नाम सुनते होंगे, जो स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवश्यकता के अनुसार जो ऋण देते हैं। और चूंकि ये बहुत ही एक शोषण का जरिया बना हुआ है, और जो महाजन और साहूकार होते हैं वह लोगों को बहुत ऊंची ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, तो इनको भी बैंकों के प्रकार में सामान्य तौर पर रख दिया जाता है। लेकिन ये बैंक या ये जो महाजन और साहूकार होते हैं वो बैंक की आदर्श प्रणाली को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।